नमस्कार बच्चों, मैं साइंस टीचर विक्रम सैनी। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर 8 आनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आनुवांशिकता होती क्या है कि विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरण या गमन की जो प्रक्रिया होती है वो आनुवांशिकता कहलाती है। वे एक लक्षण है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करना ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकी कहलाती है। कि विज्ञान की वह शाखा या जिसके अंदर विज्ञान में आनुवांशिकता को पढ़ा जाता है उसे आनुवांशिकी कहते हैं। और आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। देखो, जीन जो होता है हमारी आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं। इस जीन को ही क्या कहते हैं? आनुवांशिकता की इकाई कहते हैं। अर्थात हमारे अंदर जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वो जीन के कारण हो पाती हैं। देखो, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचय, कि वो जनन के दौरान जो विभिन्नताएं जो आती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो किस प्रकार से आती हैं? वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी संतति को कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। कि वंशागति में एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी आती है तो कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। जैसे अलैंगिक जनन में जो उत्पन्न जो सजीव हैं उनमें विभिन्नताएं कम होती हैं, क्योंकि वे क्या करते हैं कि अलैंगिक जनन जो होता है वो किसी भी जीव का शरीर दो खंडों में डिवाइडेशन हो रहा है, दो में हो जाए, तीन में हो जाए, तो उससे नए जीव की संतति या नए जीव का निर्माण होता है। यहाँ पे देखो, अलैंगिक जनन में क्या होता है कि डीएनए की जो प्रतिकृति जब बनती है तो उस समय जो न्यूनतम जो त्रुटियाँ जो मिसिंग होती है उसी के कारण क्या होती है, वहाँ पे विविधताएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है कि दो जीव भाग लेते हैं। जब दो जीव भाग लेते हैं तो उनके गुणसूत्रों में क्या होता है? परिवर्तन होंगे। अर्थात एक आधे गुणसूत्र माता से आएंगे, आधे गुणसूत्र पिता से आएंगे। ठीक है, कि 23 गुणसूत्र तो माता से मिलेंगे हमारे को, 23 गुणसूत्री पिता से मिलते हैं। तो दोनों का जो म्यूटेशन होता है उस परिवर्तन के कारण क्या आते हैं, हमारे को विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जनन के दौरान उत्पन्न विभिन्नताएं लाभदायक भी हो सकती हैं हमारे लिए, या फिर अनुपयोगी, मतलब किसी काम की भी नहीं हो सकती हैं। देखो, मेंडल ने लक्षणों की वंशागति के नियम के लिए एक अध्ययन किया, और वो अध्ययन किया था सबसे पहले उद्यान मटर के ऊपर। और उद्यान मटर को या मीठे नाम मटर के नाम से भी जाना जाता है। बात करें उद्यान मटर का बायोलॉजिकल नेम होता है पाइसम सैटाइवम। कि भाई मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पाइसम सैटाइवम का क्या किया था? चयन किया था। और मेंडल ने अपने मटर के ऊपर अर्थात पाइसम सैटाइवम के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का क्या किया था? अध्ययन किया था। देखो, संकरण का प्रयोग के लिए, संकरण का अर्थ होता है जब दो जीव अर्थात दो जातियों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो उनसे जो प्राप्त संतति या जीव होता है उसी इसको क्या, कौन सी जाति बोलते हैं? संकर जाति बोलते हैं। तो संकरण के प्रयोग के लिए मटर ने पौधे का चयन क्यों किया? कि भाई मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर में पाइसम सैटाइवम का चयन ही क्यों किया? उसके कई कारण थे। जैसे कि भाई मटर का पादप का आकार बहुत ही छोटा होता है। आकार छोटा है, अपने लैब के अंदर अपनी प्रयोगशाला में क्या कर सकता है? उसको लगा सकता है। एक वर्षीय पादप, मटर जब एक वर्षीय पादप है तो मेंडल को उसकी अनेक पीढ़ियों अर्थात अनेक बार उसका अध्ययन करने का क्या मिल सकता है? मौका मिल सकता है। अर्थात कम समय में क्या किया जा सकता है? इसको तैयार किया जा सकता है, अगली पीढ़ी का अध्ययन किया जा सकता है। मटर के पादप में द्विलिंगी या उभयलिंगी पादप अर्थात उसमें नर युग्मक पुंकेसर और स्त्री युग्मक यानी कि स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में होते हैं। इसमें स्वपरागण पाया जाता है। कि मटर में स्वपरागण पाया जाता है, लेकिन मटर के अंदर पर परागण भी आसानी से करवाया जा सकता है। जिससे मेंडल को पर परागण से दो जीवों के मध्य या दो
विपरीत जातियों के मटरों के पौधे में क्या करवा सकता था, वो क्रॉस करवा सकता था। कई लक्षण विपरीत प्रभाव दर्शाते हैं और इसमें कई लक्षण जो हैं मटर के अंदर वो विपरीत प्रभाव दर्शाते हैं। मेंडल के द्वारा 7 जोड़ी लक्षण चुने गए। वो 7 जोड़ी लक्षण में पहला है हमारे लिए पादप की लंबाई। देखो, मेंडल ने जब पाइसम सेटेरियम का अध्ययन किया तो उसमें जो पादप शुद्ध लंबे थे, मेंडल ने उनको क्या बताया, प्रभावी लक्षण, अर्थात जो लंबे पूर्ण रूप से शुद्ध लंबे थे उन्हें मेंडल ने प्रभावी लक्षण दिया और उनको मेंडल ने कैपिटल टी से क्या किया, प्रदर्शित किया। जबकि जो शुद्ध बोने पादप थे उनको मेंडल ने अप्रभावी लक्षण कहा और उन्होंने मेंडल ने उसे स्मॉल टी के रूप में प्रदर्शित किया। दूसरा, उन्होंने पुष्प की स्थिति के बारे में कि भाई पुष्प की स्थिति कैसे है, कि यदि पुष्प पादप की कक्ष से या पत्तियों के कक्ष से निकलता है तो उसे प्रभावी लक्षण, तो उसे कैपिटल ए से निरूपित किया। और यदि पुष्प पादप के शीर्ष भाग यानी टॉप वाले हिस्से से निकलता है तो उसे अप्रभावी लक्षण कहा, जिसे मेंडल ने स्मॉल ए से निरूपित किया या प्रदर्शित किया। तीसरा प्रयोग लक्षण लिया मेंडल ने कि पुष्प का रंग, यदि मटर के पादप पर बैंगनी रंग के पुष्प लगते थे तो उन्होंने प्रभावी लक्षण कहा, जिनको कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया था, बड़े डब्ल्यू से प्रदर्शित किया। और यदि पुष्प का रंग सफ़ेद है तो उसे मेंडल ने अप्रभावी लक्षण और उसे स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया। नंबर 4 की बात करें, फली का रंग, कि मटर के पादप पे लगने वाली जो फली थी यदि परिपक्व अवस्था में ग्रीन कलर की है यानी हरे रंग की है तो उसे प्रभावी लक्षण, जिसे कैपिटल जी से निरूपित किया। और यदि फली का रंग पीला है तो उसे अप्रभावी लक्षण यानी कि स्मॉल जी से निरूपित किया। नेक्स्ट लक्षण था या 7 जोड़ियों में से 5वां है हमारा फली की आकृति, कि परिपक्व अवस्था में यदि फली की आकृति फूली हुई है तो प्रभावी लक्षण, जिसे मेंडल ने कैपिटल आई से निरूपित किया। और यदि फली चपटी या सिकुड़ी हुई होती है तो मेंडल ने उसे अप्रभावी लक्षण कहा, जिसे स्मॉल आई से निरूपित किया। नेक्स्ट है हमारा बीज का रंग। यदि परिपक्व अवस्था में बीज का रंग पीला हो जाता है तो मेंडल ने उसे प्रभावी लक्षण कहा, जिसे कैपिटल वाई से निरूपित किया। तथा यदि बीज का रंग हरा होता है तो अप्रभावी लक्षण, कि भाई बीज का रंग यदि हरा हो जाता है तो वो अप्रभावी लक्षण होगा, जिसे मेंडल ने स्मॉल वाई से निरूपित किया। बीज की आकृति, कि परिपक्व अवस्था में यदि बीज का आकार या आकृति गोलाकार होती है तो उसे मेंडल ने प्रभावी लक्षण कहा। और यदि झुर्रीदार हो जाते तो उसे अप्रभावी लक्षण कहा। प्रभावी लक्षणों को मेंडल ने कैपिटल आर से निरूपित किया, जबकि इस जो अप्रभावी जो लक्षण थे उन्हें स्मॉल आर से प्रदर्शित किया। इसके बाद हमें एक टेबल बनाते हैं जिसमें मेंडल के पादप के जो 7 जोड़ी लक्षण थे उनको लिखा, और प्रभावी लक्षण कौन से हैं और अप्रभावी लक्षण कौन से हैं। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के आधार पर कुछ संकरण के प्रयोग दिए, और वो पहला है एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और त्रिसंकर संकरण। देखो, एकल संकर संकरण व द्विसंकर संकरण क्लास 10th में है, जबकि त्रिसंकर संकरण का कोई विशेष इसके अंदर चर्चा नहीं की गई है। तो एकल संकरण का अर्थ होता है जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य यदि क्रॉस कराया जाता है, कि भाई एक जोड़ी लक्षणों में क्या कराया जाए, क्रॉस से कराया जाए, और इसी को मेंडल ने क्या कह दिया, एकल संकर संकरण कहा। कि भाई किसी भी पादप, 2 पादप लिए मेंडल ने विपरीत, और दोनों के मध्य क्या करवाया, एक जोड़ी लक्षणों को लेकर उनमें क्रॉस से करवाया, तो उसे मेंडल ने एकल संकर संकरण कहा। इसके लिए मेंडल ने क्या कहते हैं कि शुद्ध लंबा पादप और शुद्ध बोना पादप,
लेते हैं, जब इनके मध्य क्रॉस करवाए जाते हैं तो F1PD में जो संकर जो पौधे हमारे को लंबे प्राप्त होते हैं। देखो जब F1PD में जब क्रॉस करवाया, सॉरी F1PD जब प्राप्त हुई थी, वहाँ पे केवल हमारे को प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देते। लेकिन जब मेंडल ने F1PD के मध्य क्रॉस करवाया तो दोनों युग्मक क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होकर अपने अपने गुण क्या करते हैं, प्रदर्शित करने लग जाते हैं। कि जैसे F1PD में जैसे क्रॉस करवाया मेंडल ने तो दोनों के युग्मक क्या हो गए, अलग अलग। इसके बाद दोनों अपने अपने लक्षण क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। जब यहाँ मेंडल ने देखा कि शुद्ध लंबे पादप केवल एक प्राप्त हो रहा था, अशुद्ध लंबे हो रहे थे 2 और बौने शुद्ध बौने पादप हो रहे थे 3, परंतु मेंडल ने जो जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप दिया वो दिया कि जीनोटाइप का अर्थ होता है कि जो भाइटम जो लक्षण हमारे को दिखाई देते हैं उन्हीं को मेंडल ने जीनोटाइप या लक्षण प्रारूप कहा। तो लक्षण प्रारूप में जो भाइटम लक्षण दिखाई देते हैं, अब यहाँ देखो भाइटम लक्षण में जब F1PD से F2PD प्राप्त की गई थी तो 3 पादप हमारे कैसे हो रहे थे, लंबे प्राप्त, जबकि एक पादप कैसा हो रहा था, बौना प्राप्त हो रहा था। लेकिन जब बात करें उनके फिनोटाइप्स, तो उस वक्त की बात करें तो हमारे को शुद्ध लंबा तो केवल एक ही प्राप्त हो रहा था, 2 तो अशुद्ध लंबे और एक बौना प्राप्त हो रहा था। तो इसी आधार पर मेंडल ने एकल संकर संकरण करवाया, तो उसमें जीनोटाइप तो उन्होंने दिया कि लक्षण प्रारूप में उन्होंने 3:1 और जीनोटाइप जीन प्रारूप 1:2:1 दिया। इसके बाद चेकर बोर्ड के माध्यम से दर्शाते हैं कि जब F1PD अर्थात प्राप्त की तो उससे पहले जो जनक थे शुद्ध लंबा पादप और अशुद्ध लंबा पादप यानी कि शुद्ध बौना पादप लिया, और जब दोनों के मध्य क्रॉस करवाया गया तो अशुद्ध लंबा हमारे को प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहे हैं इसीलिए लंबा बोला हमने। और जब इनके युग्मक अलग अलग हो जाते हैं तो हमारे को किस प्रकार से जीव प्राप्त होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि भाई जो मेंडल ने F1PD का जो संकरण केवल यदि अप्रभावी लक्षणों से करवाता है तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं, और जब F1PD का संकरण यदि प्रभावी लक्षणों से करवाता है तो उसे बाह्य संकरण कहते हैं। द्वितीय संकर संकरण डाई हाइब्रिड क्रॉस, कि जब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। जब 2 विपरीत अभिलक्षण प्रदर्शन करने वाले इन लक्षणों को जब मेंडल ने प्रयोग किया तो उसके लिए मेंडल ने अपने गोल पीले और हरे झुर्रीदार पौधे का क्या किया, चयन किया। जब इनसे F1PD प्राप्त की गई अर्थात गोल पीले वाले बीजों का क्रॉस हरे झुर्रीदार बीजों से करवाया गया, पादप से करवाया गया, तो हमारे को गोल पीला ही प्राप्त हो रहा था, क्योंकि F1PD में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जब F1PD के जनकों के मध्य क्रॉस करवाया गया तो प्रत्येक के युग्मक क्या हो गए, पृथक पृथक अलग अलग हो जाते हैं। और जब युग्मक अलग अलग हो जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्रॉस हुआ। तो पहला हमारे को गोल पीला कैपिटल Y इस कैपिटल R प्राप्त हुआ। दूसरे की बात करें कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r प्राप्त हुआ जो कि गोल पीला। इसी प्रकार से पूरे चेकर बोर्ड को देखा जाए तो हमारे को गोल पीले 9 प्राप्त होते हैं, अर्थात 9 पौधे हमारे को गोल पीले प्राप्त होते हैं, जो कि पीले झुर्रीदार हमारे को 3 प्राप्त होते हैं, कि पीले झुर्रीदार 3 प्राप्त हुए।
और हरे गोल हमारे को 3 प्राप्त हुए, जबकि हरा झुर्रीदार केवल एक ही प्राप्त होता है। इसीलिए मेंडल ने लक्षण प्रारूप दे दिया कि 9:3:3:1। जबकि इसका जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप होता है कि 1:2:2:4:1:1:2 1:1:2:1, अर्थात 122, 412, 121। ये क्या थे उनके? मेंडल ने जब द्विसंकर संकरण करवाया तो लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। इसके बाद बात करते हैं मेंडल की वंशागति के नियम। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यय। मेंडल ने अपनी वंशागति के लिए 3 नियम दिए: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यय का नियम। देखो, प्रभाविता का नियम क्या है कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल हमें प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। और इसी को मेंडल ने प्रभाविता का नियम कहा कि भाई केवल F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं, अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इसी को मेंडल ने क्या दिया? प्रभाविता का नाम दिया। देखो, प्रभाविता का नियम के महत्व क्या होते हैं, अर्थात लाभ क्या मिल पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी जीव के अंदर कोई रोग हो, जैसे बात करें मंदबुद्धिता, हीमोफीलिया या वर्णांधता आदि जैसे रोग हैं, उनके अप्रभावी लक्षण यदि जनकों से आते हैं तो उत्पन्न संतति में उन अप्रभावी लक्षणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात जब प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हमारे उनसे कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। नेक्स्ट मेंडल ने दिया पृथक्करण का नियम। देखो, मेंडल ने इस नियम के अनुसार जब F1 पीढ़ी से अप्रभावी लक्षण, अर्थात F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण जो हैं वो दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन दोनों साथ साथ क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। परंतु जब दूसरी बार या फिर हम ये कह सकते हैं दोनों एक दूसरे को कोई प्रभावित नहीं करते, लेकिन F1 पीढ़ी से जब F2 पीढ़ी प्राप्त की जाती है तो दोनों के युग्मक जो हैं अलग अलग हो जाते हैं। और इसी को क्या कहा मेंडल ने, या इस प्रक्रिया को मेंडल ने क्या कह दिया? पृथक्करण। और इसी को क्या कहा मेंडल ने? पृथक्करण का नाम या पृथक्करण का नियम दिया कि भाई F1 पीढ़ी से जब F2 पीढ़ी तैयार की जाती है तो F1 पीढ़ी के जो युग्मक हैं वो क्या हो जाते हैं? पृथक पृथक अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं पृथक्करण के नियम के महत्व कि इस नियम के अनुसार संकरण के दौरान जो संकर प्रजाति बनती है उस प्रजाति को लाने के साथ साथ हानिकारक जीन भी आ जाते हैं, और ये हानिकारक जीन लाभदायक जीनों को प्रभावित नहीं कर सकते, अर्थात संकर प्रजाति की शुद्धता उत्पन्न हो जाती है। देखो, मेंडल ने जो प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का जो नियम दिया था वो एकल संकर संकरण के आधार पर दिया था, लेकिन जो दूसरा नियम स्वतंत्र अपवहन का नियम दिया था वो द्विसंकर संकरण पर आधारित। देखो, स्वतंत्र अपवहन का नियम क्या है कि जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो सभी लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। तो दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य जब क्रॉस करवाया तो सभी लक्षणों की वंशागति, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति होती है, गमन करना, स्वतंत्र रूप से होती, अर्थात एक लक्षण दूसरे लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। और इसी को मेंडल ने क्या कह दिया? स्वतंत्र अपवहन का नियम कहा। हालांकि जो मेंडल का जो स्वतंत्र अपवहन का जो नियम है वो पूर्णतः क्या नहीं हुआ? सत्य साबित नहीं हुआ। तो स्वतंत्र अपवहन के नियम के जो महत्व हैं कि जब किसी संकर के दो लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो एक जोड़ी लक्षण वियोजन से अर्थात दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होते हैं, तब उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जर्म कोशिकाओं के निर्माण के दौरान
कारकों की जो जोड़ियां एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से वियोजित होती हैं। जन्म कोशिकाओं के दौरान जो जोड़ी बन रही है युग्मकों की या गुणसूत्रों की जो जोड़ी बनती है वो क्या रहती है, स्वतंत्र रहती हैं। एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। इससे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी क्या कहा मेंडल ने कहा, तो इसी को मेंडल ने युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा। इसके बाद मेंडल की जो हम शब्दावली पढ़ते हैं कि वह मेंडल ने जो वर्ड यूज किए थे आनुवांशिकता के अध्ययन में, वो पहला वर्ड था जीन। कि जीन वह कारक है जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक सेल्स एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स में होती है और एक पर्टिकुलर कार्य करने के लिए क्या होता है, संपादित होता है। जैसे हम कह सकते हैं तो जीन वह कारक है जो किसी एक लक्षण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसके बाद मेंडल ने दूसरा वर्ड यूज किया था युग्म विकल्पी, कि किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन को दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहा। वे दो लक्षण दो जीनों को ही क्या कह दिया उन्होंने, युग्म विकल्पी कह दिया। जैसे लंबाई के लिए उन्होंने जीन की युग्म विकल्पी शुद्ध लंबा लिया था कैपिटल टी दो बार लिया उन्होंने, और शुद्ध बोना लिया था कि स्मॉल टी। तो ये क्या हो गई, युग्म विकल्पी। समयुग्मजी, कि जब जीनों दोनों जो युग्म विकल्पी हैं, जो दोनों जीन अगर समान हैं तो उसे समयुग्मजी। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। तो ये क्या हो गई, समयुग्मजी। विषमयुग्मजी क्या हो गई, कि जब युग्म विकल्पी के अंदर दोनों जीन के अंग असमान है, अर्थात एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण। जैसे कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो ये दोनों कैसे हो गए यहाँ पे, विषमयुग्मजी। इसके बाद मेंडल ने लक्षण प्रारूप वर्ड यूज किया, अर्थात लक्षण प्रारूप का अर्थ है फिनोटाइप। ये किसी भी सजीव के वे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे को दिखाई देते हैं उसी को मेंडल ने लक्षण प्रारूप बात करें। इसके बाद मेंडल ने दूसरा वर्ड यूज किया था जीन प्रारूप, जीनोटाइप। कि सजीवों की जो अनुवांशिकता, जो रचना, जो जीन प्रारूप कहते हैं, जो अनुवांशिक मतलब इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उन्हीं को मेंडल ने क्या कहते हैं, अनुवांशिक संरचना को जीन प्रारूप कहा। प्रभावी लक्षण मेंडल ने जो वर्ड यूज किया था कि जो F1 PD में जो लक्षण दिखाई दे रहे थे उन्हीं को मेंडल ने क्या कहा, प्रभावी लक्षण कहा। और जो F1 PD में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे थे, स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे थे, उनको मेंडल ने अप्रभावी लक्षण कहा। बात करें मानव में लिंग निर्धारण, वह इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है मानव में लिंग निर्धारण। देखो मनुष्य में बात करें तो गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ी, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें नर और मादा, कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो नर और मादा में अलग होते हैं, तो कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो नर और मादा में समान होते हैं। जो गुणसूत्र नर और मादा में समान होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोक्रोमोसोम, और जो गुणसूत्र नर और मादा में अलग अलग होते हैं, डिफरेंट अलग अलग होते हैं, नर में अलग है, मादा में अलग है, उन्हें बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम। तो बात करते हैं नर के अंदर कि 22 जोड़ी तो लक्षण क्या होते हैं, चाहे वो फीमेल के हो या फिर मादा के, सॉरी मेल के हो या फिर फीमेल के। 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं, 44 गुणसूत्र तो समान है, बल्कि जो एक जो गुणसूत्र होते हैं, दो गुणसूत्र जो होते हैं वो नर में और मादा में अलग अलग होते हैं। देखो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में जो गुणसूत्र भाग लेते हैं उन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जब नर और मादा के अंदर जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो तो हम जिस प्रकार से देख पाते हैं कि 50% लड़का होना और 50% लड़की होने की क्या होते हैं, संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे हम माध्यम से देखें कि 44 गुणसूत्र पुरुष के अंदर है और दो कैसे हैं, एक्स और वाई गुणसूत्र, अर्थात सेक्स क्रोमोसोम कौन से आ गए पुरुष के अंदर, एक्स और वाई, जबकि स्त्री में सेक्स क्रोमोसोम कौन से आ गए, एक्स एक्स। जब इनके युग्मक बनते हैं
तो 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई नर के अंदर डिवाइडेशन और इसी प्रकार से फीमेल के अंदर डिवाइडेशन होते हैं। और जब इनके अंदर क्रॉस होता है, जो क्रॉस होता है तो हमारे को 44 प्लस एक्स एक्स अर्थात लड़की के और 44 प्लस एक्स वाई लड़के के गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। इसका चांस होता है कि 50% लड़की होंगी और 50% लड़के होने की संभावना होती है, अर्थात 50-50% होता है कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। और इसी को बोलते हैं ह्यूमन बी सेक्स डिटर्मिनेशन। धन्यवाद।